प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए शिव कुमार मिश्र जी का गोदान की प्रासंगिकता अथवा समकालिकता, मतलब गोदान की प्रासंगिकता अथवा समकालीनता लेख को रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से सुनिए। शिव कुमार मिश्र, गोदान की प्रासंगिकता अथवा समकालीनता। दरअसल इस विषय पर कुछ लिखने के पहले जरूरी है कि इस बात पर विचार कर लिया जाए कि गोदान जैसी जिस समकालीन रचना की प्रासंगिकता तलाशने की पेशकश यहाँ की गई है, कहीं वह अपने में एक विरोधाभास तो नहीं है। प्रासंगिकता की तलाश यदि होनी ही है तो वह किसी ऐसी रचना या उसके महत्व की होनी चाहिए जिसके रचना संदर्भ उन रचना संदर्भों को सामने लाने वाली, जिसकी सामाजिक वास्तविकता उस सामाजिक वास्तविकता को सामने रखने वाली, जिसकी प्रेरक विचारधारा तथा इन सबकी सम्मिलित तथा संश्लिष्ट उपज वह कृति हमारे अपने समय से काफ़ी पीछे छूट गई हो, किंतु हमें अपने खुद के समय के प्रयोजनों के तहत ऐसा लगता हो कि जिसका कोई न कोई तार या जिसके बहुत से तार हमारे अपने समय से जुड़े हों और उसे ओजस्वित बनाए हुए हों, जो उस रचना को अभी तक कलाबद्ध न कर पाए हों। एक प्रकार से यह काम इतिहास बन चुकी किसी रचना के महत्व को आगे के समय में इस आशा से पुनः व्याख्यायित करना होता है कि इतिहास होते हुए भी वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमसे और हमारे अपने समय से संवाद करती दिखाई पड़ती है। इसके विगत महत्व के कई निशान हमारे अपने समय की पीठ पर अपनी छाप छोड़ते रहते हैं। अतीत की महत्वपूर्ण रचनाओं और रचनाकारों के बारे में आगे की पीढ़ी की यह चिंता और दायित्व चेतना तथा उसके साथ आगे की पीढ़ी का यह सुलूक स्वाभाविक ही नहीं, जरूरी भी है। यह आगे की पीढ़ी और आगे के समय के अपने खुद के हित में जरूरी है कि ऐसी रचनाओं और रचनाकारों का अपने समय और अपने समय की रचनाशीलता के बरबक्स फिर से मूल्यांकन करते हुए अपने समय के बीच उन्हें नई अर्थवत्ता देते हुए हम उन्हें अपने समय के लिए तो जीवित और प्रासंगिक बना ही रहे हैं, मतलब बना ही रहें, स्वयं अपने समय और उसकी रचनाशीलता को भी इतिहास की अविच्छिन्नता से जोड़े रखकर उन्हें परंपरा की शक्ति तथा ऊर्जा प्रदान कर सके। ऐसा होता रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। यह इतिहास के जीवित और सप्रमाण अंशों के साथ आगे के समय और उसके दावेदारों की चिंता, लगाव तथा सहभागिता का प्रमाण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि वे अपनी विरासत के प्रति सतर्क तथा सावधान हैं। स्मरण रहे कि समय कभी पूरा का पूरा और एक साथ इतिहास नहीं हुआ करता। उसके कुछ अंश तथा कुछ पहलू बराबर आगे के समय के साथ संवाद करते हैं। वे आगे की गतिविधियों में मौजूद ही नहीं रहते, अक्सर उनका संचालन भी करते हैं। अतीत की विरासत इसी प्रकार आगे के समय के लिए अर्थवान बनती है। अतीत इसी प्रकार वर्तमान में अपनी उपस्थिति का बोध हमें कराता है। यही परंपरा की निरंतरता है और यही आगे के विकास में उसका योगदान है। यही इतिहास का वर्तमान के साथ चलने वाला निरंतर एवं अंतहीन संवाद है।
जिसकी अनुगूंज भविष्य में भी सुनाई पड़ती है और सुनी जाती है। जो कलाबद्ध हो जाता है वह पीछे छूट जाया करता है, तथा जिसमें प्राण और ऊर्जा है वह कालजयी बनकर आगे की उपलब्धियों में जब होता है उसका हिस्सा बन जाता है। वह अगले समय की दराजों के भीतर से बराबर झांकता और प्रतिबिंबित होता रहता है। इसे ही हम इतिहास की वर्तमानता कहते हैं। किंतु यह सब उस रचना या रचनाकार के साथ तो जायज है जो सचमुच अतीत का हिस्सा हो चुका है, किंतु जो हमारे अपने समय का हिस्सा है और अपनी सोच, अपनी रचना दृष्टि और अपनी रचना में हमारा समकालीन है, जो समय के तेवर में पूरी धारा के साथ रचा बसा और चमक रहा है, उसकी इस समकालीनता को प्रमुखता न देकर हम उसकी प्रासंगिकता को तलाशें। यह बात समझ में नहीं आती, कहीं प्रासंगिकता तलाशने के इस आग्रह के पीछे जाने अनजाने यह ज़हनियत तो नहीं काम कर रही है कि अपने समय में प्रेमचंद और गोदान को प्रासंगिक सिद्ध करके उन्हें एक खास किस्म का महत्व देकर हम उन्हें इतिहास के खाते में डाल दें। बात प्राथमिकता की है। प्रेमचंद और गोदान अतीत या गत होकर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, या वे इस नाते महत्वपूर्ण हैं कि वे हमारे समकालीन हैं। बुनियादी बात उनका अतित्व है या उनकी समकालीनता। सवाल इन दृष्टियों के बीच चुनाव करने का है और अपने तई हम प्रेमचंद और गोदान को बुनियादी तौर पर अपना समकालीन मानते हैं। यह सही है कि रचना या रचनाकार की कलाबद्धता हो या उनका कालजयीपन, कुछ भी इतिहास के बाहर घटित नहीं होता। इतिहास का विस्तार अतीत के अलावा वर्तमान और भविष्य तक होता है। इतिहास एक निरंतर घटित होती हुई प्रक्रिया का नाम है, किंतु यह इतिहास की व्यापक बुनियादी अवधारणा है। प्रेमचंद और गोदान भी कभी इतिहास जरूर बनेंगे, उनकी प्रासंगिकता भी तलाशी जाएगी, किंतु जो काम आगे की पीढ़ियों को करना है उसे हड़बड़ी में हम क्यों अपनी चिंता का विषय बनाएं। हमें अभी तो यही लगता है कि समय के इस दौर में प्रेमचंद हमारे हमसफर हैं, हमारे अपने अनुभवों के साझेदारी हैं। हम उनके मजबूत कंधों की रगड़ बराबर अपने कंधों पर महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम उन्हें पीछे से आगे लाने का उपक्रम क्यों कर रहे हैं? हम तो उनके साथ अपने सहयात्री होने के अनुभव को ही विशद करना चाहेंगे। स्मरण रहे कि जब हम प्रेमचंद या गोदान को अपने समय की हकीकत के रूप में पेश करने की बात करते हैं तो हमारा आशय यह कतई नहीं होता है कि हम गोदान के समय के हिंदुस्तानी गांवों की वास्तविकता और आज़ादी के बाद के गांवों की वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं मानते। आज़ादी जैसी भी आई हो, आज़ादी जैसी भी आई हो, आई जरूर, और आज़ादी के बाद के दशकों में नगर और गांव दोनों स्तरों पर परिवर्तन और विकास की एक प्रक्रिया भी घटित हुई है। सामाजिक वास्तविकता का स्वरूप भी बदला है। इस बदलाव के चलते जो कुछ सामने आया है वह कितना सकारात्मक है, यह कितना नकारात्मक है या कितना नकारात्मक है, कितना बुनियादी है या कितना सतही, सही माने में विकास है या यथास्थिति या पहले से भी बदतर, इन सवालों को हम इन बिंदु पर अभी नहीं उठाएंगे। अभी तो हम यह मानकर चलते हैं कि आज के गांव प्रेमचंद के समय के गांवों की प्रकृति नहीं है, किंतु सवाल है कि जो कुछ बदलाव के रूप में हमें आज दिखाई दे रहा है, यह जो अपीयरेंस है, क्या उसे ही हम आज की रियलिटी भी मान लें?
इस रूपांतरण की जो अंतर्वस्तु है वह कैसी है? मुख्य बात यह है, मात्र रचना संदर्भों में रूपांतरण से स्थिति की सच्चाई सामने नहीं आती। जिस सामाजिक वास्तविकता की उपज वे रचना संदर्भ हैं, उस सामाजिक वास्तविकता का सार तत्व क्या है? वहाँ बदलाव है तो बदलाव है, अन्यथा उसे बदलाव न कहकर हम यही कहेंगे कि पहले और अब की स्थितियों में महज कुछ ऊपरी भिन्नता है, इससे अधिक कुछ नहीं। इस सवाल को भी कुछ समय के लिए मुलतवी हम हम गोदान जैसी रचना की प्रासंगिकता के समकक्ष विचारणी एक अन्य मुद्दे को भी सामने रखना चाहेंगे। जैनेन्द्र और अज्ञे प्रेमचंद के बाद के रचनाकार हैं। उनकी रचना का सिलसिला भी प्रेमचंद के काफ़ी बाद तक चलता रहा, किंतु इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की रचना तिथि और गोदान की रचना तिथि में बहुत अंतर नहीं है। कुछ तो गोदान के पहले की भी हैं। मसलन जैनेन्द्र का परख सन 1929 में प्रकाशित हुआ और सुनीता 1935 में। अज्ञे के शेखर एक जीवनी का पहला भाग 1940 में प्रकाशित हुआ। गोदान का प्रकाशन 1936 में है। देखा जाए तो हम आज इन सारी रचनाओं के प्रकाशन से आधी शताब्दी तक के फासले पर खड़े हैं। प्रेमचंद ने गोदान में गांव को और मुख्यतः गांव के किसान को केंद्र में रखा है। अज्ञे और जैनेन्द्र के यहाँ शहर का मध्यम वर्ग और उसका एक खास हिस्सा हमसे अपनी एक खास सोच और खास समस्या लिए मुखातिब है। अभी हम रचना शिल्प की बात नहीं करेंगे, परंतु जैनेन्द्र की रचनाओं की जो अंतर्वस्तु है और इस अंतर्वस्तु के भीतर जो जीवन चरित्र है और जो सोच सक्रिय है, जो समस्याएं गुथी हैं, इस आधी शताब्दी में उनमें भी कुछ बदलाव जरूर आया है। मध्य वर्ग का जो टुकड़ा अज्ञे जैनेन्द्र की रचनाओं में अपनी खास सोच और अपनी खास चिंताओं के साथ उभरा है, आज यह सोच और ये चिंताएं बिल्कुल वैसे ही रह गई हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। समय ने इस सोच और चिंता को या तो कुछ चमकाया होगा या फिर धुंधला किया होगा। वैसे ही जैसे गोदान के गांव तथा गोदान के किसान के अपने जीवन की समस्याओं, चिंताओं तथा सरोकारों को वास्तविकता यदि बदली होगी तो गांव में ही नहीं नगर में भी किसान जीवन की ही नहीं मध्यम वर्ग और उसके इन खास तबकों की भी। जब ऐसी बात है तब प्रासंगिकता की बात गोदान के बारे में या प्रेमचंद के बारे में ही क्यों, अज्ञे जैनेन्द्र तथा उनकी उक्त रचनाओं के बारे में क्यों नहीं? हम यह तो नहीं मानेंगे कि प्रेमचंद और गोदान तो हमसे पीछे छूट गए, परंतु अज्ञे और जैनेन्द्र अपनी रचनाओं के साथ एकदम हमारे समकालीन है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे गोदान की प्रासंगिकता पर बात करने के साथ ही विचार का विषय बनाना चाहिए। यह अजीब बात है कि गोदान और प्रेमचंद्र पर तो प्रासंगिकता का सवाल चस्पा कर दिया जाता है, अज्ञे और जैनेन्द्र और उनकी इन रचनाओं के संदर्भ में प्रासंगिकता का सवाल कभी नहीं उठाया गया। क्या महज इसलिए कि अज्ञे और जैनेन्द्र प्रेमचंद के बाद भी काफी समय तक लिखते रहे, अथवा यह हमारी शहरी ज़हनियत है कि शहरों का सब कुछ
हमें समकालीन लगता है। केवल गांव जिससे हम सही माने में न पहले परिचित थे और न आज हैं। सरकारी विज्ञापनों पर हमारे भरोसे के चलते हमें आज पहले से काफ़ी बदल गए लगते हैं। खैर, आइए एक नज़र आज़ादी के बाद के गांव के परिदृश्य पर डालें और बेलारी के परिदृश्य से उसका मिलान करें। हम सब जानते हैं कि आज़ादी की प्रेमचंद की अपनी एक परिकल्पना थी। जो आज़ादी हमें सन 1947 में मिली, वह प्रेमचंद की आज़ादी की अपनी एक परिकल्पना से काफ़ी भिन्न थी। वह कुछ वैसी ही थी जिसका अंदेशा प्रेमचंद को था और जो प्रेमचंद के इस प्रायः उद्धृत कथन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है कि यदि जान की जगह गोविंद गद्दी पर बैठ जाए तो उसे आज़ादी नहीं कहा जा सकता। इसके अर्थ में यह है कि आज़ादी प्रेमचंद के लिए मात्र राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण से आगे की और उससे काफ़ी कुछ भिन्न तरह की चीज़ थी। राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक शक्ति में बदलाव के अलावा वह उनके लिए सामाजिक बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति का नाम भी था। वह उनके लिए चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव का पर्याय थी। यह नहीं, वह उनके लिए सामाजिक सुपर स्ट्रक्चर को बरकरार रखने वाले विदेशी शासकों और उनके देशी सहायकों समान सामंती राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार और नवोदित बुर्जुआजी की मिली भगत के खिलाफ संघर्ष का आह्वान भी थी। प्रेमचंद के लिए आज़ादी का मतलब था सामाजिक न्याय, आर्थिक गैर बराबरी का अंत, सामाजिक जीवन पद्धति, नियम कायदों तथा समांति पूंजीवादी शोषण चक्र से साधारण जनता की मुक्ति। उसके लिए एक बेहतर जीवन, औरत, अछूत और किसान समाज के इन सर्वाधिक शोषित तबकों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय और अत्याचारों की समाप्ति, धार्मिक पंडा पुरोहितवाद और मुल्ला मौलवीवाद का अंत, नौकरशाही के द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों का खत्म तथा कोर्ट कचहरी के दमनकारी हथकंडों की परिसमाप्ति। अपनी परिकल्पना की इस आज़ादी के लिए प्रेमचंद आजीवन रचनात्मक और विचारात्मक संघर्ष और उसके लिए पहल करते रहे। न्यस्त स्वार्थ लोगों के भारी विरोध को सहते और झेलते ही नहीं रहे, उनसे टकराते और जूझते भी रहे। हमारा अपना मानना है कि हिंदुस्तान की मौजूदा सामाजिक वास्तविकता का बावजूद सन 1947 की आज़ादी के प्रेमचंद की अपनी परिकल्पना की इस आज़ादी से कोई संबंध नहीं है। उसमें प्रेमचंद की परिकल्पना की आज़ादी का राई रत्ती भर भी अक्स नहीं है। ऊपरी तमाम सारे छद्म के उसका सार तत्व और उसकी बुनियाद वैसी ही है जैसे वह प्रेमचंद के समय में थी, बल्कि स्थितियां आधारता गहराई ही अधिक हैं। आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप गांव में जमींदार तथा उसके कारिंदों का दमन चक्र अब भी नहीं है। कानूनगों और पटवारियों की मिलीजुली भगत से किसानों की तकदीर का फैसला करने वाले जायज नाजायज हथकंडे भी अब अतीत हो चुके हैं। जमीन की हदबंदी हो चुकी है और सैकड़ों तथा हजारों एकड़ जमीन के मालिक अब नहीं दिखाई पड़ते। न ही अब गांव में उनका वैसा वर्चस्व ही रह गया है। किसान अब अपनी जमीन का मालिक है और कानून उसके हक में उसकी जमीन को किसी के द्वारा नाजायज तरीके से बेदखल किए जाने के खिलाफ है।
मालगुजारी सीधे सरकारी कोष में जमा होती है। बिचौलियों का दमन चक्र समाप्त हो गया है। सहकारी बैंकों का एक जाल बिछा हुआ है जहां से किसान को अपनी जरूरत के लिए आसान शर्तों के ऋण उपलब्ध हो जाता है। व्यक्तिगत महजों और सूदखोरों का शोषण चक्र अब उसे अपनी लपेट में नहीं ले पाता। जनतांत्रिक आधार पर पंचायतों के चुनाव होते हैं और पंचायतें किसानों के आपसी झगड़ों को सुलझाती और उन्हें न्याय देती है। छोटे बड़े स्तर पर विकास कार्यों का एक सिलसिला गांवों में शुरू हो चुका है। खेती की नई तकनीकी और अच्छे बीजों के वितरण के फलस्वरूप हरित क्रांति की खबरें आम बन गई हैं। किसान अब अपनी उपज सरकारी मंडियों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सीधे सरकारी एजेंसियों को बेचता है। गांव में सामाजिक जागृति भी है और शिक्षा के नए अवसर हैं। समाज सुधार के कार्यों के अलावा सरकारी स्तर पर चिकित्सा की सुविधाएं ग्रामीण जनों को सहज उपलब्ध हैं। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा है। खेत मजदूरों का शोषण समाप्त हो चुका है और उनकी मजदूरी बांध दी गई है। बेगारी और बधुआगिरी अब नहीं रही। व्यक्तिगत सूदखोरी पर प्रतिबंध लग चुका है। छुआछूत कानून अपराध मानी जाती है और हरिजनों तथा दलितों के अधिकारों तथा अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा के हेतु विशेष सहकारी सेल अस्तित्व में आ गए हैं। राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी गांवों में फैल चुकी है, जो किसान को संगठित कर उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। किसान संगठित होकर अब शोषण का विरोध करने की स्थिति में है। असंगठित व्यक्तिगत स्तर के प्रतिरोध ही नहीं, संगठित प्रतिरोध तथा आंदोलनों का सिलसिला भी अब तेजी पर है। ग्रामीण जन, किसान, हरिजन ये सब बेजुबान तो प्रेमचंद के समय में भी नहीं थे, अब अधिक जागरूक और एकजुट हैं। यह सब कुछ आज़ादी के बाद गांव में एक नए स्वर्ग के अभ्युदय की खुशफहमी पालने के लिए किसी को भी प्रेरित कर सकता है। प्रेमचंद के बेलारी को अतीत के खाते में डाल देने के लिए भी ये सूचनाएं प्राप्त हैं। आखिर आजाद भारत की आधी शताब्दी का समय भी तो कुछ कम नहीं है, परंतु जैसा हम पहले कह चुके हैं, जो दिखाई देता है वही यथार्थ नहीं होता या हुआ करता है। सूचना विभाग के पोस्टरों का अपना यथार्थ वह सामाजिक यथार्थ नहीं होता। यथार्थ का सार तत्व इन सतह के परिवर्तनों और सामाजिक भिन्नताओं यथार्थ का सार तत्व इन सतह के परिवर्तनों और सामाजिक भिन्नताओं सरकारी सूचनाओं की 7 परतों के भीतर कहीं अलग छिपा होता है और उसे कुरेद कर ऊपर लाना और पहचानना होता है। उसे ही ऊपर लाने और पहचानने की है। क्या यह कहना गलत होगा कि तमाम सारे प्रचार तथा सतही परिवर्तनों के बावजूद गांवों के यथार्थ की सार आज भी बुनियादी तौर पर सामंती और शोषण मूलक हैं और धर्म, धन तथा सत्ता के नए प्रभुओं की मिली भगत का साक्ष्य देता है। आज़ादी के बाद एकदम नए पैटर्न पर गांवों में एक नव धनाढ्य वर्ग उभर चुका है। शहर में तो गोदान के राय साहब भी रहते थे, परंतु अब शहरों में भांति भांति से जायज नाजायज धन कमाकर पुराना जमींदार वर्ग उसकी संपत्ति नए सिरे से अपने धन के बल पर गांवों में फिर अपनी पुरानी शक्ति के साथ काजीब हो चुकी है।
यही नहीं, प्रेमचंद को जिस बात का संदेह था, नगर जीवन की पूंजीवादी जिहनियत के फलस्वरूप उपजी तमाम सारी विकृतियां अब गांवों की सतह पर इस धनाढ़ वर्ग द्वारा लाई और फैलाई जा चुकी है। पुराने सोहदों का स्थान नए सोहदों ने ले लिया है। राजनीतिक जनतांत्रिक व्यवस्था तथा पंचायत विधानसभा के चुनावों ने जिन्हें न केवल नया आधार दिया वरन नई ताकत भी दी है। आज़ादी की लड़ाई में कहने को जेल तो गोदान के राय साहब भी गए थे, परंतु आज़ादी के बाद गांवों में जो नया राजनीतिक नेतृत्व उभरा है वह उन्हीं गत जमींदारों और उनके संरक्षितों द्वारा निर्मित है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के मेंबर बनकर पंचायत विधानसभा संसद पहुंचे हुए अपने पुराने रोब दाब के बूते पर नए सिरे से गांव और ग्रामीण जनों के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। यही नहीं, वे अब अपनी राजनीति के जरिए शोषण के नए नए आविष्कार, परिष्कृत और सभ्य तरीकों से भी लैस हो चुके हैं। सभ्य तो गोदान के राय साहब भी थे, किंतु उनकी संतति उनसे भी अधिक सभ्य तथा समझदार हो गई है। पहले सूदखोर और महाजन गांव की सतह पर दिखाई पड़ते थे, अब उनकी जगह कोऑपरेटिव बैंकों से गरीब तथा अशिक्षित किसानों को ऋण दिलाने वाले बिचौलियों तथा ऋण पास करने वाले अफसरों बाबुओं ने ले ली है। किसानों को ये सूदखोर भी 100 की जगह 80 ही देते थे और ये नए रिश्वतखोर भी उन्हें पास किए गए ऋण का एक भाग काट कर ही पैसा देते हैं। व्यक्तिगत सूदखोरी भी कागज पर और कानून भले समाप्त हो गई हो अब भी जारी है। अब कागज नहीं लिखे जाते, अंगूठे नहीं लगवाए जाते, पर ऋण दिया जाता है और ब्याज के साथ उसूला भी जाता है। बेगारी और बधुआगिरी खत्म हो गई है, परंतु बंटाईदारों के रूप में अब भी दूसरे रूप में उसका सिलसिला चल रहा है। बड़ी जोत वाले 1000 एकड़ जमीन के पुराने मालिकों ने अपने लड़के, बच्चों, नाते, रिश्तेदारों, नौकरों, चाकरों के नाम और तमाम बेईमानी लोगों के नाम जमीन बांट कर न केवल जमीन पर अपने अधिकार को बनाए रखा है, शोषण की प्रक्रिया को भी नए रूप में चलाना सीख लिया है। भय और हिंसा, दमन और अपराध का फरेब और भ्रष्टाचार का एक नया रूप, आतंक का एक नया अध्याय चुनावों और उसके साथ जुड़ी राजनीति के माध्यम से उभरा है। जातिवाद को नए प्राण और नई ऊर्जा मिली है और जातिगत युद्धों का नया सिलसिला भी शुरू हुआ है। व्यक्तिगत तकरार, राग द्वेष की नई फसल ललहाकर उगी है। सरकारी पुलिस कचहरी, हाकिमों और दारोगों का आतंक पहले जैसा ही है। धर्म के प्रभु अपना रोजगार पहले जैसी प्रभुत्ता के साथ ही चला रहे हैं। ग्रामीण जनों की अशिक्षा और अज्ञान का लाभ पहले की तरह ही बेईमानी के खाते में जा रहा है। जो कुछ बदलाव आया है उसे विकृतियों की एक नई फसल ने ढक लिया है। पहले गांव अपनी तमाम सारी सीमाओं के बावजूद भी रहने योग्य थे, आज भी रहने योग्य नहीं रह गए। समानती मूल्यों की सतह जो कुछ मान्य नाते रिश्ते अपने परंपरागत मानवीय रूपों को बरकरार रखे पहले गांवों में मौजूद थे और निभाए जाते थे, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाववश आज वे सब बीते हुए कल की चीज बन गए हैं और लाभ, लोभ, स्वार्थ और छल के आधार पर पनपने वाले नए मूल्यों और नए नाते रिश्तों ने उनकी जगह ले ली है।
कहने का मतलब यह है कि आतंक, अन्याय और शोषण के पुराने प्रभुओं की जगह नए प्रभु आ गए हैं। पुराने देवताओं को अपदस्थ कर नए देवताओं ने उनका स्थान ले लिया है। पहले जो कुछ खुलेआम होता था पहले जो कुछ खुलेआम होता था, दया धर्म के नाम पर होता था, आज सब दबे ढके हो रहा है। दया धर्म की परिभाषा बदल गई है। जहाँ तक छोटे 4-5 बीघे वाले होरी जैसे किसान की बात है, वे तब की बात तबाह थे, तब भी तबाह थे, आज भी हैं। कानून बने हैं तो कानूनों की काट भी है। पहले इक्के दुक्के गोबर गांव से भागकर नगरों में जाते थे। आज गोबर की संतति भारी तादाद में नगरों की ओर भाग रही है। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा मुहैया किए गए कल कारखानों के जबड़ों में समाने के लिए, या रिक्शा खींचने, बोझ ढोने, या फिर नगर के फुटपाथों पर नंगे धंधे नगरों की ओर भागे जा रहे हैं, नंगे धंधे करने के लिए। गांव में जो कुछ ताकतवर, प्राणवान, ताजा और ओजस्वी था, आज सब नगरों की ओर भागता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं। नगर एक स्तर पर गांवों पर हावी हो रहा है। दूसरे स्तर पर उसके प्राण और ऊर्जा को उदारस्त करने के लिए अजगर की तरह उसे अपनी ओर खींच भी रहा है। आज के गांवों की एक हकीकत यह भी है कि पहले वाले ऊपर से दिखाई पड़ने वाले रूप के भीतर की अंतर्वस्तु, उसका सार तत्व। प्रेमचंद के बाद भी ग्रामीण जीवन पर हिंदी में बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें काफी कुछ प्रेमचंद की रचना दृष्टि और सोच का विकास है, उनकी परंपरा की गुणात्मक समृद्धि का द्योतक है। वे कथाकार अपनी रचना दृष्टि और रचना शिल्प में परस्पर और प्रेमचंद से काफी कुछ भिन्नता रखते हुए और समानता भी रखते हुए आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के गांव के सामाजिक यथार्थ और गांव की समस्याओं को हमारे सामने लाए हैं। उपन्यास के अलावा आज़ादी के बाद भी कहानियों में भी आज़ादी के बाद का ग्रामीण जीवन अपने तमाम तेवरों के साथ उभरा है। इस सारे कथा साहित्य का विस्तार सुधारवाद से लेकर नक्सलवादी सोच तक है। अपनी अपनी रचना दृष्टि तथा जीवन दृष्टि को लेकर ये कथाकार आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के ग्रामीण जीवन में बैठे हैं, उसका निरीक्षण किया है और उससे इंतहा दर्जे का लगाव रखते हुए उसके विश्लेषण और उसके रूपायन में सक्रिय हुए हैं। ग्रामीण जीवन में आज़ादी के बाद जो नई पेचीदगियाँ आई हैं, छद्म और भुलावे का जो आवरण उस पर चढ़ा है, इन कथाकारों ने उसे निर्ममता से उभाड़ा है और ग्रामीण जीवन के अंतरंग सच को हमारे सामने मूर्त किया है। आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन के सारे उतार चढ़ाव, सारा विकास और परिवर्तन, सारा ह्रास और सारी सड़ांध, सारी तेजी और राजनीतिक सामाजिक सरगर्मी आज़ादी के बाद के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सापेक्षता में इन रचनाओं में प्रतिबिंबित है। किसान, औरत, अछूत, बंधुआ, गांवों के नए महाप्रभु, राजनीतिक नेता, बिचौलिए, अफसर, हाकिम, पुलिस, कचहरी, कानून, जमीन जायदाद के सवाल, सामाजिक नाते, रिश्तों, धर्म और मजहब के नए समीकरण, वर्ग संबंधों की नई पेचीदगियां, वर्ग और वर्ण संघर्षों के नए रूप इस कथा साहित्य की केंद्रीयता में है। लगता है कि ग्रामीण जीवन का एक अत्यधिक हलचल भरा परिदृश्य हमारी आंखों के सामने है, किंतु जो बात यहाँ हम कहना चाहते हैं वह यह है कि इन सब बातों के प्रमाणिक चित्रण और उनके कारणों के प्रमाणिक पहचान के भीतर की जो अंतर्वस्तु है वह बुनियादी तौर पर प्रेमचंद के समय के से बहुत भिन्न नहीं है। भिन्न वह इसलिए नहीं है कि वह सब कुछ
आज भी है, मतलब आज भी जिस समानती बुनियादी पर टिका है, यह वही समानती बुनियाद है। अथवा समय सापेक्ष भिन्नता के होते हुए यह वही सामाजिक सुपर स्ट्रक्चर और आर्थिक आधार है जिस पर प्रेमचंद के समय की व्यवस्था टिकी थी और जिसमें होने वाले इस प्रकार के बदलावों के संकेत भी प्रेमचंद ने दे दिए थे। आज प्रतिकार और प्रतिरोध संगठित और सशक्त है, प्रेमचंद के समय में वह वैसा नहीं था, परंतु यह प्रतिकार और प्रतिरोध जिस बात को लेकर है, सारी बातों की वह बात व्यवस्था का मानवीय ढांचा कदाचित कहीं से भी नहीं बदला है। प्रेमचंद प्रेमाश्रम के शोषण तंत्र से जिस प्रकार गोदान का शोषण तंत्र ज्यादा महीन और मारक है, आज की स्थितियों में समाज और राजनीति के जो नए महाप्रभु शोषण के अपने तंत्र के साथ गांव की सतह में उभरे हैं, वे राय साहब से भी ज्यादा समझदार और विनम्र हैं, परंतु उनसे भी ज्यादा घातक और हिंस्र भी हैं। समग्रतः बदलाव है, परंतु सतही और ऊपरी यह बदलाव नहीं, जैसा कहा गया है भिन्नता है। ऐसी स्थिति में प्रेमचंद की परिकल्पना की आजादी अभी भी प्रतीक्षित है, संघर्ष और सक्रियता की मांग करती है, और जो कुछ खास हलचल आज है वह उसी को कारगर और साकार बनाने के लिए है। तब प्रेमचंद और गोदान अतीत कहाँ हुए, जब आज भी वही प्रेरक और प्रमुख है, तब बात उनकी प्रासंगिकता की क्यों हो, समकालीनता की क्यों नहीं। ग्रामीण जीवन की जो उलझी गणित, उसके जो जटिल समीकरण प्रेमचंद ने पेश किए थे, जो सवाल उन्होंने उठाए थे, जब उनके हल और उनके जवाब आज भी हमारी सक्रियता और कर्मठता के मुंतजीर हैं, उनके सवाल आज भी सवाल हैं, जब आज भी वे पुराने नहीं पड़े, तब प्रेमचंद और उनका यथार्थ बोध कैसे पुराना हो जाता, मतलब हो गया। यह आज की उभरी हुई हकीकत को कम करके आंकना नहीं, आज की वास्तविकता को नज़रअंदाज करना नहीं, आज के सत्य पर पर्दा डालना नहीं, आज को उसकी असलियत में, बुनियादी असलियत में पेश करना भर है। एक दिलचस्प उदाहरण इस प्रेम प्रसंग में देना चाहूँगा, एक दिलचस्प उदाहरण इस प्रसंग में देना चाहूँगा। प्रेमचंद जन्मशती के आयोजन के आसपास संभवतः 1981-82 के दिनमान के किसी अंक में फिल्मकार नेहा लानी की एक रपट छपी थी, रामदयाल दीक्षित नहीं, रामदयाल चमार कहिए, शीर्षक से। श्री निहालानी को पता चला कि बनारस जिले के किसी गांव में कोई रामदयाल नामक ब्राह्मण किसी चमार औरत से विवाह करके चमार बन गया है। वे उसका इंटरव्यू लेने तथा उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने उस गांव में पहुंचे। गांव के प्रभु वर्ग ने पहले तो उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया, फिर तरह तरह की बाधाएं खड़ी की। किसी प्रकार गांव में टिकने की जगह उन्हें मिली और वे रामदयाल नामक उस व्यक्ति की इंटरव्यू लेने में सफल हो गए। इसकी रपट थी दिनमान में, इसी की रपट थी दिनमान में। वस्तुतः इस रामदयाल दीक्षित का प्रेम गांव की ही एक चमार औरत से हो गया। बात आगे बढ़ी और जब गांव के सवर्णों को पता चला तो पहले तो रामदयाल को डराया धमकाया गया, बाद को उससे कहा गया कि वह या तो इस प्रेम संबंध को खत्म करके पहले जैसा गांव में रहे अथवा उससे विवाह करके चमार बनकर गांव से निकल जाए। रामदयाल दीक्षित ने दूसरे विकल्प को चुना और चमार बन गया। प्रेमचंद जन्मशती वर्ष में हुए आयोजनों में
गुरु नानक यूनिवर्सिटी की संगोष्ठी में पढ़े गए अपने निबंध में मैंने इस घटना का जिक्र किया था। बाद में यह निबंध छपा भी था। मेरे अनुसार यह प्रेमचंद इस घटना का जिक्र किया था। बाद में यह निबंध मेरे अनुसार यह प्रेमचंद की रचना भूमि में 50 साल बाद रामदयाल के रूप में गोदान के मताधीन का अवतरण था। मताधीन पढ़ा लिखा न था, टकापंथी था, परंतु यह रामदयाल कुछ पढ़ा लिखा भी था और इंटरव्यू के अनुसार प्रेमचंद और उनकी रचनाओं से परिचित भी था। कुछ को शायद उसने पढ़ा भी था। गांव के सरलों ने श्री निहालनी का जो विरोध किया वह तो अलग। रामदयाल ने अपने इंटरव्यू में जो कहा उसे देखिए। कौन कसूर किया हमने जो हौलात में बंद किया, डंडों से मारा हमको। क्या शादी किया तो किसी का कोई गुनाह किया? क्या मतलब है पुलिस को इस बात से कि हम हरिजन से शादी किया या ब्राह्मण से? जो खुलेआम हरिजन औरत को रखेल बनाकर रखे हुए हैं उनको क्यों नहीं बंद करते? जो काम हमने किया वही काम कोई मंत्री का लवंडा किया होता तो अखबारों में फोटो छपता, बहुत वाहवाही होता, पर हमें डंडों से मारा, गालियां दी, हौलात में बंद किया। यह कहाँ का इंसाफ है? यह वही व्यवस्था है उसकी पुलिस कचहरी और कानून है जिसके खिलाफ प्रेमचंद ने आजीवन पूरी निर्ममता के साथ लिखा और संघर्ष किया है। प्रेमचंद के सारे दलित पात्रों का अपने समय के प्रभुओं से यही सवाल रहा है जो हिंदुस्तान के आज के महाप्रभुओं से रामदयाल का है। यह कहाँ का इंसाफ है साहब? और जाहिर है कि व्यवस्था के हामी न तब इस सवाल का कोई जवाब दे सके थे और न आज ही वे इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। न आज ही वे इस सवाल का जवाब देने का हिम्मत रखते हैं। उनके पास आज़ादी के बाद गांव में आई खुशहाली के सरकारी आंकड़े भरे जिनका यह घटना प्रतिवाद करती है। गोदान का मताधीन तो सिलिया के साथ घर बसाकर होरी की मानवीयता के चलते उसी गांव में रह सकता था, परंतु आज़ादी के बाद का रामदयाल गांव छोड़ने को विवश हुआ। और यही नहीं, इस रामदयाल की अबोध संतान को अस्पृश्यता के कलंक को भी ढोना पड़ा। रामदयाल को 1981 के हिंदुस्तान में अपने इस अपराध के चलते सड़क की गिट्टियां तोड़कर अपना और अपने पत्नी बच्चों का भरण पोषण करने को विवश होना पड़ा। प्राइमरी स्कूल के रजिस्टर में रामदयाल के बेटे के नाम के आगे दीक्षित नहीं चमार लिखा हुआ है। यह अपवाद के रूप में घटित कोई घटना नहीं है। हिंदुस्तान के गांव में आज भी सैकड़ों रामदयाल इस यातना को भोग रहे हैं। सैकड़ों मुनियां अपनी इज्जत बचाने के लिए जुल्म और सितम से जूझ रही हैं। सैकड़ों दुखी चमार पंडितों की दहलीज पर बेगार करते हुए लाशों के रूप में सड़ रहे हैं। यह आज़ादी के बाद के गांवों की वह हकीकत है जिसे सरकारी तंत्र उजागर करने में शर्माता और खौफ खाता है। आज भी किसान गांव में लड़ और जूझ रहा है, हार और जीत रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, उसे पा रहा है, उसे पाने की कोशिश कर रहा है। इस पर भी सवाल प्रेमचंद और गोदान की प्रासंगिकता का हो तो हैरानी का होना स्वाभाविक है। कुछ बातें एक नए कोण से भी करें। गोदान के रचना शिल्प को लेकर गोदान को रचना शिल्प में उसकी वस्तु संयोजन में गांव और नगर की कथा के संश्लिष्ट रूपायन में शहरी मध्यम वर्ग की उनकी
प्रस्तुति तथा उनके चरित्र चित्रण में, भाषा तथा शैली की चुस्ती तथा इनके कलात्मक तेवरों में कुछ खामियां हो सकती है और है भी। प्रेमचंद वस्तुतः उन अर्थों में कलाकार नहीं थे जिन अर्थों में हम अज्ञे जैनेन्द्र आदि को या फिर प्रेमचंद की परंपरा के ही कुछ लोगों को कलाकार कहते हैं। प्रेमचंद के बाद आज रचना शिल्प समृद्ध हुआ है, भाषा में कसावट तथा व्यंजनाएं आई हैं, चित्रण विधि भी नए प्रयोग और नई प्राणवत्ता तथा नए आयाम उभरे हैं। प्रेमचंद के यहाँ और गोदान में यह सब बहुत सरल सहज है। सौंदर्य के प्रेमचंद के अपने मानदंडों की अनुरूपता में एक क्षण के लिए हम इस बात को न भी उठाएं कि प्रेमचंद की यह जो कला है वह भी लाजवाब है और बड़ी गहरी साधना का प्रतिफल है, तो भी हम कहेंगे कि प्रेमचंद अपनी कला में कतई कमजोर नहीं है। गोदान के रचना शिल्प में भी सब कुछ वैसा ही है जैसा प्रचारित किया जाता है। रचना के स्तर पर प्रेमचंद भी एक रस नहीं है। उनकी कहानियां और उपन्यासों में हमें शिल्प के नए नए तेवर दिखाई पड़ते हैं और आज जो उपन्यास कहानियां लिखी जा रही हैं एकदम प्रयोग धर्मा रचनाकारों की बात न करे, अधिकतर में कथा कहने का वही नैरेटिव फॉर्म ही तो सामने आ रहा है जिसे प्रेमचंद ने अपनाया था। आज विवरण और ब्यौरे देकर चित्रण को समृद्ध किया जाता है। प्रेमचंद के यहाँ विवरण और ब्यौरे नहीं है या कम है। प्रेमचंद के यहाँ यथार्थ को सजाने संवारने की कोशिश भी नहीं है, उसे उसकी सारी धार के साथ मूर्त करने की जद्दोजहद जरूर है। उनकी भाषा में अर्थ सघनता तथा व्यंजना की बारीकियां उतनी नहीं है, परंतु वह बहते पानी की तरह निर्मल और पारदर्शी हैं। ऐसी भाषा लिख पाना भी एक उपलब्धि है। वह इस नाते अब नहीं लिखी जा रही कि उसके पीछे साधना की जो कठोरता है आज वह विरल होती जा रही है, किंतु रचना शिल्प में आज जो वैविध्य समृद्ध है वह अधिकतर समय के अपने तकाजों के नाते उसके कारण गोदान को अतीत में डाल देने की पेशकश कतई मुनासिब नहीं है। हम जो बात यहाँ भूल जाते हैं वह यह कि रचना शिल्प की आज की सजगता और सतर्कता के चलते जहाँ आज के कथा साहित्य को कुछ सकारात्मक मिला है वहाँ उससे कुछ छूटा भी है, जिसे प्रेमचंद के सरल सादे शिल्प ने उपलब्ध किया था। अर्थात यथार्थ की बेलौस छवि, उसका निरभ्र रूप और उसके बीच यातनाग्रस्त आदमी की मुकम्मिल तथा प्रामाणिक तस्वीर, उसके सारे दुख दर्दों, हर्ष विषाद, आशाओं, आकांक्षाओं और स्वप्न संघर्षों की पूरी जीवंतता के साथ प्रेमचंद ने अपनी दृष्टि को सब ओर से खींचकर अपनी कला को इसे ही उकेरने के लिए एकदम लक्ष्यनिष्ठ किया था। यह वही दृष्टि थी जिसके बूते पर अर्जुन ने अनावश्यक और अप्रासंगिक तमाम कुछ को न देखते हुए अपने को चिड़िया की आंख पर केंद्रित किया और लक्ष्य को बेधा था। प्रेमचंद के यहाँ भी तमाम कुछ को अस्वीकार करते हुए या नज़रअंदाज करते हुए आत्माग्रस्त आदमी की निरभ्र छवि को ही फोकस पर आई है और इसलिए प्रेमचंद आज भी अपराजय है अपनी इस लक्ष्य सिद्धि के स्तर पर। क्या कारण है कि प्रेमचंद के बाद ढेरों उपन्यास लिखे जा रहे हैं, परंतु प्रेमचंद का होरी आज भी अपने प्रामाणिक रूप में अपनी विश्वस्त पहचान के साथ प्रेमचंद जैसे फोकस में किसी भी कृतिकार में नहीं हो रहा।
उसका विकास हुआ है, परंतु अपने विकसित रूप में भी वह क्या उतना ही अविस्मरणीय बन सका है जैसा होरी था। यह प्रेमचंद के गोदान के रचना शिल्प की उपलब्धि है। गोदान को भारत के गांव का, भारत के कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। प्रेमचंद इस महाकाव्य के रचयिता हैं। वे हमारे समकालीन हैं अपनी इस अमर रचना के साथ, अपने इस अमर रचना के साथ। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने गोदान की प्रासंगिकता अथवा समकालीनता नामक शीर्षक लेख जो शिव कुमार मिश्र जी का है उसको रिकॉर्डिंग किया। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक